कि कुछ लोग बात कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। भाई देखो, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 10+2 अंडर ग्रेजुएट पोस्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जो कि लेवल 2 की पोस्ट है। आप सभी जानते होंगे, मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं जो भी पोस्ट के बारे में डिटेल आपको दे रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। कुछ लोग क्या है कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को जूनियर अकाउंट असिस्टेंट समझ रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में अपने आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट के डिटेल के बारे में बताया था कि उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, उसकी प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या होते हैं। तो छोड़िए फिलहाल उसके बारे में, लेकिन आप इसके अंतर को समझिए। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट अलग पोस्ट है लेवल 5 की, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है। चलिए बात करते हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है, ग्रेड पे इसका 1900 होता है। ठीक है, इसकी पोस्टिंग जो होती है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को छोड़ के, रेलवे के अकाउंट्स डिपार्टमेंट को छोड़ के इसकी पोस्टिंग अन्य किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है। जैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट? जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कॉमर्शियल, ऑपरेशनल, हर एक डिपार्टमेंट में इसकी पोस्टिंग हो सकती है। स्टोर्स में पोस्टिंग हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स को छोड़ के। ठीक है, तो इसके जो मेजर पोस्टिंग होती है वो मान लीजिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स वगैरह, स्टोर में, पर्सनल डिपार्टमेंट में, डीआरएम ऑफिस में भी होता है इनकी पोस्टिंग। ठीक है, ग्रेड पे 1900 होता है। अब हम बात करेंगे प्रमोशनल एस्पेक्ट क्या है। तो देखिए, आप लेवल 2 ज्वाइन करेंगे 1900 ग्रेड पे। लेवल 2 से इनका प्रमोशन जो अगला होता है वो लेवल 5 पे होता है। उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 2 साल है, कि अगर आपका जॉब 2 साल हो गया है, मतलब आपने 2 साल की सर्विस दे ली है, तो आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद पर जा सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है। हालांकि ये सीनियरिटी बेस पे होता है, इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होती है, तो इसलिए कहीं कहीं बहुत जल्दी प्रमोशन मिल जाता है। हो सकता है कि वहाँ 2 साल में ही आपको प्रमोशन मिल जाए, नहीं तो लोगों को 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग जाते हैं। तो चूँकि सीनियरिटी बेसिस पे है तो इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप लेवल 5 में पहुंच जाएंगे 2 साल बाद, मान लीजिए आपका ट्रांसफ़र होता है, उसमें लेवल 5 में 3 वर्ष सर्विस देने के बाद, मात्र 3 वर्ष सर्विस देने के बाद, अगर आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर सीट खाली है और सीनियरिटी में आपका नंबर है, तो आप ओएस बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ठीक है, ये लेवल 6 की पोस्ट होती है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। इसकी ग्रेड पे होती है 4200 रुपये। देखिए, अगर वर्कशॉप में काम कर रहे हैं आप, तो आपसे एक ऑप्शन मांगा जाता है कि आप ओएस बनना चाहेंगे या डीएमएस बनना चाहेंगे। अब डीएमएस क्या होता है? डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट, वो भी लेवल 6 की ही पोस्ट होती है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपने लेवल 2 में ज्वाइन किया, 2 साल की क्वालिफाइंग सर्विस के बाद आप लेवल 5 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे सीटें खाली हैं, वैकेंसी खाली है आपकी कैटेगरी की, तो आप प्रमोट कर दिए जाएंगे, नहीं तो टाइम लगता है। फिर सीनियरिटी के ही आधार पर अगर आपने लेवल 5 में 3 साल काम कर लिया तो आप लेवल 6 में जा सकते हैं। ये एक मिनिमम मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ आपको क्वालिफाइंग सर्विस का। उसके बाद क्या होगा? लेवल 6 में जाने के बाद अगर आप लेवल 6 में 5 साल, कितने साल? 5 साल क्वालिफाइंग सर्विस देते हैं, मतलब आप लेवल 6 में 5 साल काम करने के बाद आप क्या है, आप एलडीसी देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एलडीसी दे के आप क्या बन सकते हैं? एपीओ बन सकते हैं इसमें। ठीक है, क्या होता है? असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होता है, जिसकी पोस्टिंग पर्सनल डिपार्टमेंट में होती है। अगर आप एलडीसी नहीं क्वालिफाई करते हैं तो आप 6-7 साल बाद चीफ ओएस बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो 4600 ग्रेड पे की नौकरी होती है। ठीक है, अब अगर आप एलडीसी क्वालिफाई करते हैं तो एपीओ बनेंगे। उसके बाद उसमें 6-7 साल सर्विस देने के बाद आप डीपीओ बनेंगे, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। ठीक है, एपीओ, डीपीओ। फिर उसके बाद आपकी अगर किस्मत अच्छी रही तो आप सीनियर डीपीओ बन सकते हैं, सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। तो ये इसके प्रमोशनल एस्पेक्ट हैं। हाँ, अकाउंट से इसका प्रमोशन अलग तरीके से होता है। अकाउंट में जो प्रमोशन होता है वो एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है। आपको अपेंडिक्स 3 क्वालिफाई करना है, अपेंडिक्स 2 क्वालिफाई करना है,
अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि आपने जो बोला कि हम 3 साल में अकाउंट्स में लेवल 2 से लेवल 8 पहुंच सकते हैं। हाँ, पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। बिना परीक्षा दिए आप नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके ऑफिस टाइम की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी पोस्टिंग अकाउंट्स को छोड़कर किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है। तो अगर आप डीआरएम ऑफिस में हैं तो आपका 5 डे वीक होगा, सैटरडे संडे आपकी छुट्टी होगी। अगर आप वर्कशॉप में रहेंगे तो सैटरडे को हाफ डे होता है। बाकी अगर आप ऑपरेशनल या कॉमर्शियल में हैं तो आपका 6 डे वीक चलता है। ऑफिस का टाइम फिक्स होता है, कोई नाइट ड्यूटी नहीं करनी होती है। इसका जो वर्क होता है वो ज़्यादातर क्लरिकल वर्क होता है, जो भी किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क लोग करते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी सैलरी के बारे में बात करें तो इसकी जो स्टार्टिंग ग्रेड पे होता है वो 1900 होता है, और जो बेसिक पे होता है वो 19,900 रुपये होता है। अब 19,900 में अभी जो करंट में डीए चल रहा है 55% आप उसमें एक्स्ट्रा डीए ऐड कर दीजिए। एचआरए अगर आप 30% एक्स सिटी में है तो 30%, वाई सिटी में है तो 20%, और जेड सिटी में है तो 10% के हिसाब से एचआरए जोड़ दीजिए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2-2,500 के करीब मिलता है, तो ग्रॉस लगभग 35-36 हज़ार के करीब बनता है। उसमें 10% डिडक्शन होता है। तो ये आपकी सैलरी होती है। मैं एक सैलरी स्लिप आपके रेफरेंस में लगा देता हूँ। ठीक है, अब हम बात करें कि कुछ लोग बात कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी। भाई देखो, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, जो भी आपको अभी से कट ऑफ बता रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको मूर्ख बना रहे हैं, और आप बन भी रहे हैं। तो कट ऑफ देखना बंद करो। मैं एक आपको ओवरव्यू देता हूँ। पिछली बार 36,000 वैकेंसी थी, इस बार मात्र 11,500 की वैकेंसी है। पिछली बार 35 समथिंग थी, इस बार 11,500 के करीब वैकेंसी है। फॉर्म भी उस कंपैरिजन में कम पड़े हैं, लेकिन उसके बाद भी पिछली बार से अधिक कंपटीशन है। जो पिछली बार मिनिमम कट ऑफ गई थी वो 60 नंबर कहीं की गई थी CBT 1 की, और मैक्सिमम 75 शायद इलाहाबाद वगैरह की गई थी। तो आप कट ऑफ के बारे में छोड़िए, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कहा था, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये कोशिश करिए कि आप मॉक टेस्ट में या किसी भी एग्जाम में 80% स्कोर करिए। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, अगर 100 मार्क्स का है तो उसमें 80 नंबर तो आपको मिनिमम लाने ही हैं। मतलब एक मेंटली आप सेटिस्फाई रहेंगे कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा, और कॉन्फिडेंस से कहेंगे, और एक्सक्यूज देना बंद करेंगे कि मेरे 1-2 मार्क्स से नहीं हो रहे हैं। अगर आप ऐसा टारगेट करके चलिए तो कट ऑफ कोई भी जाए ना, आपको क्या मतलब है। तो कट ऑफ के बारे में छोड़िए, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करिए। अभी कट ऑफ से कोई लेना देनी। पेपर तो आपको पता ही नहीं चला कि पेपर कैसा आ रहा है, आप कट ऑफ कैसे बता देंगे। ठीक है, तो ये सब छोड़िए, अपनी मेहनत करिए। ये मानिए कि अगर आपके मॉक टेस्ट में 90 परसेंटाइल से एबव आ रहे हैं तो आप रेस में हैं। कंसिस्टेंटली अगर 90 परसेंटाइल से अबव आ रहे हैं, और जिसके 95 प्लस आ रहे हैं कंसिस्टेंटली लगातार हर एसटी में, हर मॉक टेस्ट में, तो वो सफलता की रेस में है, और वो ज़रूर सफल होंगे। और जिनके नहीं आ रहे हैं उनको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। कहाँ चूक हो रही है वो देखिए। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी पोस्ट के बारे में, जो भी जॉब प्रोफाइल में बता रहा हूँ, मैं बहुत सोच समझ के, बहुत एनालिसिस करके बताता हूँ आपको। तो कुछ भी कमेंट करने से पहले एक बार सोचा करिए कि क्या है। ठीक है, बाकी तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ऑल द बेस्ट।